हम लोगों ने ये हासिल किया था हमारे केंद्र सरकार से। लेकिन आज हालत क्या है उसका? एकमात्र प्रांत है हमारे पूरे हिंदुस्तान में त्रिपुरा, एक छोटा सा प्रदेश है। वहाँ के मंत्री जो अब सांसद है, खासदार है, वो आए हुए हैं, वो बताएंगे आपको। सिर्फ वो एक राज्य के अंदर 90% जितने आदिवासी भाई बहन हैं जो जंगलों के अंदर उनकी खेती करते थे, उन सबको उनकी खेती का पट्टा उनको कानूनी तौर पर उनको दिया गया है। वो आज पूरे देश के अंदर एकमात्र प्रदेश, ये लाल वोटे की सरकार है वहाँ पे, तो ये काम हुआ। लेकिन आज आपके महाराष्ट्र के अंदर क्या है हालत? 3 लाख, हमने सुना 3 लाख अर्जी पड़ी हुई है आपके मंत्रालय में। 3 लाख अर्जी पड़े हुए हैं हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों से, उससे भी ज्यादा पड़े हुए हैं कि जहाँ पर जंगलों में जिस जमीन के ऊपर वो खेती करते, जहाँ पर वो रहते हैं, उसकी मलकियत उनको मिलना चाहिए। ये 3 लाख से ज्यादा अर्जी पड़ा हुआ है सरकार के साथ। इन 3 लाख में से सिर्फ 1 लाख अर्जियों के ऊपर सरकार ने सुना है विचार किया, कुछ खास लोगों को मिला नहीं। और जितने लोगों को, जितने अपने आदिवासी भाइयों को बहनों को जमीन दी गई, पहले जितना खेती करते थे उससे भी कम जमीन की मलकियत उनको दी गई। यानी हाथ से जो भी उनका जमीन था जिसके ऊपर खेती चला रहे, उसको भी कम करते हुए वो कानूनी अधिकार ये सरकार ने दिया। ये कानून एक बार जो लागू हुई केंद्र में, उसको लागू करने का जिम्मेदारी आज आपके राज्य में महाराष्ट्र की सरकार की है। केंद्र के अंदर भी ये कोशिश हो रहा है कि इस कानून को और कमजोर किया जाए। लेकिन वो हम आपको आश्वासन देने आए हैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से कि जब तक हम लोग रहेंगे, हमारे खासदार और आमदार रहेंगे, इस कानून को और कमजोर करने की जो भी कोशिश करेगा उसका हम विरोध करेंगे और उसको हम होने नहीं देंगे संसद के अंदर। लेकिन हमारा विरोध की ताकत तभी बढ़ेगी जब जमीन पर आप लोगों की संघर्ष की ताकत बढ़ेगी। इस संघर्ष की ताकत को आपको बढ़ाना है अब, क्योंकि एक ऐसी सरकार है हमारे पास जो आपकी बात, हमारी बात, मेहनतशील जनता की बात, दलितों की बात नहीं सुनती है। आज पता नहीं कौन से विदेशी देश में है हमारे देश के प्रधानमंत्री। संसद के अंदर बात हो रही थी कि काले धन को वापस लाएंगे विदेश से। विदेशी बैंक में जो लूट कर हमारा देश का पैसा विदेशी बैंकों में रखा, प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि उसको वापस ले आएंगे। 1 साल हो गया, अभी तक एक पैसा वापस नहीं आया। लेकिन आज संसद के अंदर हम लोग सब मांग कर रहे हैं सरकार से, काले धन की बात छोड़िए, उसके लिए कानून जो ला रहे हो आप उसको छोड़िए। काले धन तो ले आने की दम नहीं है आपके सरकार में, काले धन को छोड़िएगा, हमारे प्रधानमंत्री को वापस लाओ देश के अंदर। वो तो विदेश में ही घूम रहे हैं। पहले 1 साल के अंदर 18 विदेशी देशों को उन्होंने यात्रा लगाया, 18। आज तक हमारे इतिहास में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है जिन्होंने 1 साल के अंदर 18 देशों के अंदर वो पधारे। ठीक है बात, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, गुजरात के अंदर जो दंगे हुए, जिस दंगों के चलते हुए आज तक किसी को सजा नहीं हुई, जिस तरीके से बर्बरता वहां पे दिखाया उसको किसी को सजा नहीं हुई। लेकिन उसके चलते हुए 10 साल तक उनको कई सारे विदेशी देश, कई सारे देश उनको अनुमति नहीं दिए थे कि वो अपने देश में आए। आज क्योंकि देश के प्रधानमंत्री है, ये 10 साल में कहां पर नहीं जा पाए वो, आज वो पूरा कमी पूरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री होने के नाते। लेकिन आज जाकर उन्होंने कह दिया विदेश में कि देश के लोगों की हालत छोड़िए, विदेश के अंदर जो भारत के साथ जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों से उन्होंने कह दिया कि कई अरसों के बाद उन लोगों को गर्व है कि वो हिंदुस्तानी हैं। अरे देश के अंदर जो लोग हैं उनकी क्या हालत है प्रधानमंत्री महोदय?
हर क्षेत्र में आप देखो क्या हालत हो रही है अपने किसानों की। ये खेती नहीं, इससे पहले वाली खेती में जब पिछले बार की खेती में पहली बार देश के अंदर जितने एकड़ों के ऊपर खेती होती रही है हमारे देश के अंदर आजादी से आज तक, उसके अंदर घाटा हो गया, यानी जमीन पर खेती नहीं हो रही। कई सारे हजारों एकड़ों की जमीन पर खेती हुई नहीं, वो जमीन जहाँ पे खेती होती उसके अंदर कमौती हुई। उसके बाद अब इस बार की फसल की हालत क्या है? पहले सूखा था, उसके बाद अब बारिश आ गई अचानक, कई प्रांतों में ओले पड़े। 18 करोड़ हेक्टर एकड़ भी नहीं, 18 करोड़ हेक्टर के ऊपर जो खेती जो खड़ी हुई थी, उसको जो काटने का काम बाकी था वो सब बर्बाद हो गया। आपके यहाँ पर अंगूर से लेकर कहीं पर गन्ने का खेती, कहीं पर कपास का खेती, ये सब जो तैयार था वो सब बर्बाद हो गया 18 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर। आज उसी किसान को राहत दिलवाने की बात कहें तो ये सरकार कोई कदम नहीं उठाती। उसी किसान को जिनको हम अन्नदाता कहते हैं, अन्नदाता अपना देश का, वो अन्नदाता आज जिंदा नहीं रह पा रहा, क्योंकि खेती के लिए जो कर्जा लिया उन्होंने वो कर्जा पूरा नहीं दे पा रहे वापस, और कर्जा का बोझ बढ़ने की वजह से लाखों की तादाद में आज हमारे देश के अन्नदाता खुदकुशी कर लिए कि और आत्महत्या किए। अरे उनके बारे में कुछ तो सोचिए। उनको अगर राहत दिलाना चाहते हो आप तो उसके लिए कुछ कदम उठाइए। पार्लियामेंट के अंदर ये बात आती तो हमारे प्रधानमंत्री उसको नजरअंदाज करते। आज दो हफ्तों में पेट्रोल और डीजल के दाम 2 बार बढ़ा चुकी है ये सरकार, और इतना महंगा कर दिया डीजल कि किसान डीजल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा अपने पंप सेट के लिए, अपने खेती करवाने के लिए। किसानों के लिए ये महंगाई नहीं, शहर वालों के लिए भी इसके वजह से जो महंगाई चल रही है, आज वो महंगाई के चलते हुए बहुत ज़्यादा आर्थिक बोझ आज हमारे शहर के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, मजदूरों के अलावा भी उनकी ज़िंदगी के ऊपर भी ये बर्बादी का एक छाया मंडरा रहा है। और इसी के चलते हुए फर्टिलाइजर का दाम बढ़ गया, खाद का दाम बढ़ गया, खेती के लिए डीजल का दाम बढ़ गया, बाजार के अंदर दाम जो आपको मिल रहा है वो घट रहा है, और कर्जा बढ़ते जा रहा है, तो किसान आत्महत्या के अलावा करेगा क्या? आज ये बदनसीब है देश का कि अन्नदाता आत्महत्याएं कर रहा है। और शहरों में, बाकी इलाकों में कह दिया कि अच्छे दिन आने वाले हैं, सुना आपने। और हमारे पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर भी खासदार लोग गाना शुरू कर दिए आजकल, और वो बोल रहे थे मोदी साहब आपने कहा अच्छे दिन आने वाले हैं, तो वो गाना गा रहे पुराने किशोर कुमार का गाना। इसी शहर में उस गाने का जो है वो शूटिंग हुई थी एक ज़माने में, 50 साल पहले की गाना है कि कोई लौटा दे मुझे मेरे बीते हुए दिन। मोदी साहब आपके दिन तो आने वाले नहीं है, हमारे पुराने दिन ही वापस दे दो। आप जो है हमारे ऊपर और बोझ डाल कर हमारी जिंदगी को ही बर्बाद कर रहे हो। ये नौबत आ गई है पूरे हिंदुस्तान में, जो मेहनतकश लोगों की हालत। अब नए कानून ले आ रहे, और उस नए कानूनों के चलते हुए क्या कर रहे, जमीन की अधिग्रहण। क्यों भाई, क्यों हड़प रहे हो जमीन हमारी? रायगढ़ में हमारे किसानों की जमीन हड़प ली, आदिवासियों की हमारी जमीन तो हड़पे रहते हो, कई अरसों से हड़प रहे हो। आज उनको खेती करने के लिए जो कानून दिया हुआ है उसको भी लागू नहीं कर रहे हो। और ये जमीन हड़प कर क्या किया तुमने? ये जमीन हड़प कर बोला कि नए उद्योग खुलेंगे, नए कारखाने खुलेंगे, नया रोजगार बनेगा, अपने नौजवानों को नए नौकरियां मिलेगी। हालत क्या है आज? जितना जमीन उन्होंने पहले लिया था उद्योग के लिए, नए फैक्ट्री बनाने के लिए, आधा से ज्यादा जमीन आज खाली पड़ा हुआ है। उस जमीन पे खेती बंद करवा दिया, जमीन खाली पड़ी हुई है। तो आज क्या निर्णय ले रहे हैं? आज क्या निर्णय लिया गया है?
कि वो जमीन जिसके ऊपर कारखाने नहीं बन रहे वो आपके बिल्डरों को दिया जाएगा, ताकि वो नए नए मकान बनाकर बेचकर उसके ऊपर मुनाफे बनाएंगे, लेकिन ना उसके ऊपर उद्योग होगा, उसके अंदर ऊपर जो खेती हो रहा था वो भी बंद हो गई। तो यही लोग जिन्होंने हमारे पिछले चुनाव के अंदर हमारे प्रधानमंत्री के चुनाव की प्रचार के लिए जो बहुत कुछ पैसा दिया, आज वो पैसा उनको वापस करने के लिए इस तरीके के कानून ले आ रहे हैं। जिस तरीके के कानून जहाँ पर हमारे देश के अंदर अमीर को और अमीर बना रहा है, हमारे देश के अंदर गरीब को और गरीब बना रहा है। ये गरीब और अमीर के बीच में ये फासला अपने भारत के अंदर इसे और बढ़ाते हुए जिस तरीके की नीतियां आज मोदी साहब ला रहे हैं, तो आज के दिन इस तरीके के कानून जो आ रहे हैं नए नए मेहनत जनता के ऊपर हमला करने के लिए, इस तरीके के कानून जो लाए जा रहे हैं जो देश के अंदर पूंजीपतियों के लिए और विदेशी पूंजी के लिए और मुनाफे दिलवाने के लिए। याद होगा आप पिछले साल मनमोहन सिंह साहब की सरकार जब थी, एक साल से भी पहले, जब छोटे छोटे खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी को लाने की अनुमति उन्होंने जो दे दी, उसके खिलाफ हम लोग विरोध कर रहे थे, ये लाल कोटा, तो वही भाजपा आगे थी समर्थन देने हम लोगों के साथ इसका विरोध करने में। आज यही मोदी सरकार, उसी भाजपा की सरकार क्या कर रही है, वही कानून को लागू कर रही है जिसका विरोध उन्होंने किया था मनमोहन सिंह साहब के जमाने में। आज विदेशी पूंजी आएगी, ये छोटे छोटे जो दुकान जो नजर आ रहे हैं यहाँ पर आपके, ये सब बंद होंगे। इसके अंदर करोड़ों के तादाद में जो लोग काम कर रहे हैं अपने खुदरा व्यापार में, उन सब की बर्बादी होगी आज के दिन। और इस कानून को फिर से लागू करने की अनुमति आज ये मोदी सरकार ने दे दी। यानी हर क्षेत्र में जो आपको दिखाई दे रहा है कि अमीर के लिए विदेशी पूंजी के लिए सहूलत दिया जा रहा है, और आपको हमारे लिए अपनी जिंदगी के ऊपर अंदर और ज्यादा आर्थिक बोझ थोपते हुए अपनी जिंदगी को, मेहनत कर जनता की जिंदगी को और बर्बाद किया जा रहा है। ये काम एक तरफ से हो रही है, तो दूसरी ओर से शुरू हो गए अपने सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने के लिए धार्मिक अल्पसंख्यकों के ऊपर एक पूरा का पूरा अभियान उनके ऊपर हमले करते हुए। करोड़ों के हमारे देश के अंदर ईसाई है, उनके गिरजाघर हैं। अरे भाई, जो अपने भगवान में मानना चाहता है तो मानने दो, हमारा संविधान अधिकार देता है। नहीं, वो गिरजाघरों के ऊपर हमला, धार्मिक अल्पसंख्यकों के ऊपर, हमारे देश के मुसलमानों के ऊपर हमला, और इस तरीके के तनाव पैदा करके इस देश की एकता और अखंडता को ही खतरा ले आने की बात ही नहीं है। लेकिन आप और हम जो लड़ रहे हैं इन नीतियों के खिलाफ, उनके बीच में इस सांप्रदायिक जहर के आधार पर वो जो है एक फूट ले आने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनकी राजनीतिक स्वार्थ, यानी उनकी राजनीतिक स्वार्थ के लिए आज एक भाई को दूसरे भाई से लड़वा रही है ये सरकार की नीतियां। उनकी राजनीतिक स्वार्थ के लिए आज ये भाजपा आज इस तरीके की राजनीति चला रही है, जहाँ पर ये सांप्रदायिक और फिरकापरस्ती हमले देश के अंदर और तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। कहीं पर लव जिहाद की बात होती है, कहीं पर घर वापसी की बात होती है, और इस तरीके से ये तनाव बढ़ाते हुए जो एकता चाहिए संघर्ष में, उस एकता को कमजोर करने की ये भी एक और साजिश। तो हमारी अपील आप सबसे यही है कि इतने धूप सहकर आप लोग आए हो यहाँ पे, आज हमें पहचानना होगा कि ये एक साल के बाद ये भाजपा की सरकार, मोदी साहब के प्रधानमंत्री होने के चलते हुए आज देश की बहुमत में जो मेहनत जनता है उसकी हालत और बिगड़ते जा रही है। हमारे पास एक ही रास्ता है, और आदिवासी भाई बहनों को हम याद दिलाना चाहते हैं गोदू ताई का, गोदावरी पर लेकर जो रास्ता उन्होंने जो दिखाया वो आपकी विरासत है, हम सबकी विरासत है। वर्ली के अंदर हमारे आदिवासियों के ऊपर जब हमले हो रहे थे, उनकी जमीन छीनी जा रही थी, क्या था नारा जब दिया था गोदू ताई और हम सभी लोगों ने और ये लाल बोटे
ये एक ही नारा था उस समय, एक ही रास्ता है हमें आपको बचाने के लिए, हमारे जमीन को, संपत्ति को बचाने के लिए, और वो एक रास्ता है संघर्ष का रास्ता। बिना संघर्ष के ये हो नहीं पाएगा और इस संघर्ष को हमें तेज करनी होगी। बिना उसके हमारी बुनियादी अधिकार को भी हम जो है हम उसकी भी रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो आज के दिन ये जरूरी है, ये इस बात को समझते हुए हम आपको आश्वासन देते हैं, जैसे पहले मैं कहा था, कानून बदलने की कोशिश करेंगे तो उसकी खिलाफत, उसके खिलाफ संघर्ष संसद में तो होगा ही, हम लोग तो करेंगे। लेकिन जैसे कहा जाता है, दो हाथ से ही ताली बजती है, और संसद के अंदर सांसदों की खासदार वो लोग लड़ेंगे और नीचे से आपकी आंदोलन का जोर और आपकी आंदोलन की ताकत वो दूसरा हाथ होगा। और ये दोनों हाथ जब मिलेगी, ये बहरी सरकार जो है आज मोदी साहब की सरकार, इस सरकार को भी हम सुनाएंगे कि इन अधिकारों को हम छीनने नहीं देंगे। तो आज के दिन आपके दलितों के बारे में आपने देखा, आदिवासियों के लिए उन्होंने बजट के अंदर ही खर्चा जितना करना था उसी को कम कर दिया, 20% कम कर दिया। आज ग्रामीण रोजगार योजना की बात थी, कई सारे आदिवासी भाई बहनों को उसकी नौकरी मिलती थी, आज उसी को कमजोर करके बहुत सारी जगहों पर बंदी कर दिया। आज हमारे दलित भाई बहनों के लिए, उनके लिए जो खर्चा जो करना था उसके अंदर कटौती कर रहे हैं। तो यानी हर क्षेत्र के अंदर ये बात जो चलते आ रही है, इसके खिलाफ हमें लड़ने की जरूरत है। तो आइएगा, आज के दिन हम आपके सामने यही आह्वान करने आए हैं कि हम रहेंगे, ये लाल बोटा हर समय आपके साथ रहेगा। वो कह रहे थे कि हमें कोई रोकने वाला नहीं है। मोदी साहब जाकर विदेश में कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में हमें रोकने वाला कोई नहीं है। हम रोकना चाहेंगे आपको, हमारे स्वार्थ के लिए नहीं, हम रोकना चाहेंगे आपको हमारे देश के स्वार्थ के लिए, अपनी जिंदगी के स्वार्थ के लिए, और मेहनतकश को अपने जो उसको मिलना चाहिए उसको दिलवाने के स्वार्थ के लिए हम इस सरकार के खिलाफ जन आंदोलन को मजबूत करते जाएंगे। और हमारी आह्वान आप सबसे यही है, आज जिस तरीके से इस धूप का सामना करते हुए इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ पे आए, आपका डिमांड चार्टर हमने देखा, उसके ऊपर आने वाले दिनों में आप लड़ोगे जरूर आपके मंत्रालय के सामने और आपके सरकार के खिलाफ, लेकिन केंद्र में भी यहाँ के आदिवासियों का बात को जरूर उठाएंगे। वो आश्वासन हम आपको दे रहे हैं, यहाँ पे ये बात जरूर उठेगा आपके पार्लियामेंट के अंदर। और आज ये साजिश जो इस सरकार की जो चल रही है उसके खिलाफ हम जरूर इस लड़ाई को आने वाले दिनों में आप हम सब लोग मिलकर लड़कर हमारे ऊपर ये हमले जो आ रहे हैं उसके खिलाफ हम संघर्ष के नारे को और तेजी के साथ आगे ले जाएंगे। वो एक ही एकमात्र रास्ता है। ये काम आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के अंदर आदिवासी भाइयों बहनों के बीच में आदिवासियों के सवाल पर ही नहीं, लेकिन मेहनतकश जनता के सवालों के ऊपर ये आने वाले दिनों में संघर्ष तेज होगी और तेज हम सब मिलकर करेंगे इसको तेज। इस आश्वासन और विश्वास के साथ हम आप सब से आज के दिन इंकलाब जिंदाबाद बोल के क्रांतिकारी सलाम देते हैं और आप सबसे विदा ले रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद।